Assalamu alaikum student. In the previous lecture we have discussed about canonical coordinates and canonical transformations और हमने ये देखा कि जी जिस तरह लेजेंडर ये लैग्रांजियन की तरफ हम जाते हैं और उसके अंदर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं तो रिलेटेड जनरलाइज्ड मोमेंटा की बात आती है, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ की बात आती है और वहाँ से हम जनरलाइज्ड फोर्सेस निकालते हैं और ये सारा कुछ जो है यहाँ से हम फिर रिस्पेक्टिव इक्वेशंस भी निकालते हैं इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में, जो कि फोर्स इक्वेशंस होती हैं, डीएलम्बर्ट्स इक्वेशंस के पैरेलल होती हैं। और ये सारा कुछ जो हम करते हैं ये थी फॉर्मुलेशन ऑफ लैग्रांजियन थ्योरी कि जी आपके पास आर्म फ्री कोऑर्डिनेट्स थे, आपके पास डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल था आर्म कोऑर्डिनेट्स में, आपने वहाँ से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स निकाले, आपने वहाँ से जनरलाइज्ड वेलोसिटीज निकाली, जनरलाइज्ड मोमेंटास निकाले, जनरलाइज्ड फोर्सेस निकाली, लैग्रांज इक्वेशन निकाली। तो ये सारी आपने क्या की, आपने फॉर्मुलेट की लैग्रांजियन थ्योरी। ठीक है, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन थी, किसी भी चीज़ को आप लैग्रांजियन के लिहाज से फॉर्मुलेट कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से वेलोसिटीज, मोमेंटास, फोर्सेस निकाल सकते हो और लैग्रांज इक्वेशन निकाल सकते हो। फर्दर हमने ये देखा था कि लैग्रांज जो है, लैग्रांज इक्वेशन, उसमें एक फंक्शन यूज होता है। फंक्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ लैग्रांजियन। व्हाट इज ए लैग्रांजियन? Lagrangian is T minus V, where T is the kinetic energy and V is the potential energy of the dynamical system. और Lagrangian equation of motion वो होती हैं जो complete description आपको आपके dynamical system की दे देती हैं। यानी एक dynamical system है, system in motion है, उसकी configuration है, position है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, हमने ये पढ़ा था ना, जो भी पोजीशंस का सेटअप हो उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनेमिकल सिस्टम आपके पास है, आप उस कॉन्फ़िगरेशन को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से मेंशन करते हैं, उसके बाद वहाँ से मोशन के लिहाज से जनरलाइज्ड वेलोसिटीज निकालते हैं, मोमेंटास आ जाते हैं आपके पास। और इसी तरह लैग्रांजियन के हिसाब से आप टी और वी निकाल लेते हो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आपके पास लैग्रांजियन टी माइनस वी आ जाता है। और लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप ये लैग्रांजियन पुट करते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पुट करते हो, तो आपके पास जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं हम कहते हैं कि इट रूल्स ओवर या इट गवर्न्स ओवर योर डायनेमिकल सिस्टम। उसके बाद हमने बात की थोड़ी सी हैमिल्टन के मुतालिक कि जी हैमिल्टोनियन फंक्शन भी होता है, जैसे लैग्रांजियन होता है वैसे हैमिल्टोनियन भी होता है। और हैमिल्टोनियन का हमने रिलेशनशिप भी देखा कि ये लैग्रांजियन से कैसे रिलेटेड है। हैमिल्टोनियन इज समेशन, क्या था समेशन, याद करें जरा। अच्छा, बहरहाल हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन का हमने फंक्शन देखा था। मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग खुद याद करें, ज़हन में लाएं कि क्या था हैमिल्टन और लैग्रांजियन का इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद फिर जब हमने हैमिल्टोनियन की बात की तो हमने कहा कि हैमिल्टोनियन डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि हमने बात क्या की, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमने बात ये की थी कि हैमिल्टोनियन इज, व्हाट इज हैमिल्टोनियन? हैमिल्टोनियन डिस्क्राइब्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि हैमिल्टोनियन आपका होता है स्मॉल एच के बराबर, और स्मॉल एच क्या था? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था। ठीक है, दैट वाज द हैमिल्टोनियन, और that is equals to T plus V, where T is the kinetic energy and V is the potential energy। जबकि आपका लैग्रांजियन जो था वो T माइनस V था, where T is the kinetic energy and V is the potential energy। इसी वजह से लैग्रांजियन को हम kinetic माइनस पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। और हैमिल्टोनियन क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम का T भी आप ले लो, उसके अंदर प्लस V कर लो। वैसे तो हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन का हमने इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ा है और हम क्या करते रहे अब तक, हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन से निकालते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट फॉर्मुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हैमिल्टोनियन को आप T प्लस V से, आपके पास T है
आपके पास v है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटास, ठीक है ना। तो आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा एंड योर हैमिल्टोनियन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर q and your p and your t, whereas your Lagrangian was dependent on q dot and t. Lagrangian जो था वो क्या था, वो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज और फंक्शन ऑफ टाइम था, जबकि हैमिल्टोनियन जो है वो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन ऑफ मोमेंटा और फंक्शन ऑफ टाइम है। जब हमने हैमिल्टोनियन की बात की तो हैमिल्टोनियन की बात करते करते हम आ गए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। हमने थोड़ी सी ब्रैकेट्स पढ़ ली कि जी हैमिल्टोनियन के जो रिलेशनशिप्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स और विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटास बनते हैं वो हम ब्रैकेट से शो कर सकते हैं। और ब्रैकेट कौन सी थी, पॉइजन ब्रैकेट्स थी, ठीक है ना। पॉइजन ब्रैकेट्स कैसी होती नहीं, हमने ये देखा कि दो किस्म की ब्रैकेट्स जो हैं वो आम मैकेनिक्स में यूज होती हैं। पहली जो थी वो कर्ली ब्रैकेट्स थी, इसको हम कहते हैं कि ये लैग्रांज ब्रैकेट्स हैं। ये वो ब्रैकेट्स हैं जो आजकल यूज नहीं होती, लेकिन स्टार्ट लैग्रांज ब्रैकेट से ही हुआ था कि ब्रैकेट्स को मैकेनिक्स के अंदर लाया गया और ब्रैकेट से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद जी नई जो ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हुई वो थी पॉइसन ब्रैकेट्स। पॉइसन ब्रैकेट्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इनको हमने यूज किया और हमने कहा कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई होती हैं और ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान भी रिलेशनशिप देती हैं। अब जी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान अगर ये रिलेशनशिप देती हैं तो वो कैसा रिलेशनशिप था। अच्छा, फर्दर ये जो हमारा लेक्चर था पिछला उसके अंदर फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि जी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से बनाए जा सकते हैं, वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम कहें कि जी ये पी और कैपिटल QI ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स QI PI से बनाए जा सकते हैं और इसी तरह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये जो है ये स्मॉल QI स्मॉल PI पे डिपेंडेंट है, वेयर QI इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड PI आर द जनरलाइज्ड मोमेंटास एंड कैपिटल QI आर द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स एंड कैपिटल PI दे आर रिलेटेड टू द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी मोमेंटा ही। ऐसी बातें की। फिर हमने देखा कि जी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो हम दो तरह से कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को। अगर एक कोऑर्डिनेट्स को आप दूसरे सेट में कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो दूसरे को भी पहले में कर सकते हैं। दो तरह से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि एक तो वाया हैमिल्टन इक्वेशन, और हाँ ये तो मैं डिस्कस करना भी भूल ही गई कि कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि जो हैमिल्टोनियन ऑफ द हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम उसको तो प्रिजर्व नहीं करते हैं। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम को प्रिजर्व नहीं करते जबकि हैमिल्टन इक्वेशंस को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो थे वो जब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते थे तो वो लैग्रांजियन को प्रिजर्व कर सकते थे, लेकिन कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हैमिल्टोनियन को प्रिजर्व नहीं करते। हैमिल्टन चेंज हो जाता है लेकिन हैमिल्टन इक्वेशंस एक कैनोनिकल सिस्टम से दूसरे में जाएं या एक सिस्टम से कैनोनिकल सिस्टम में चले जाएं, हैमिल्टन इक्वेशंस चेंज नहीं होंगी। हैमिल्टोनियन चेंज हो सकता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, हैमिल्टन इक्वेशंस वही रहेंगी, ठीक है जी। ये डिटेल हमने डिस्कस की थी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। उसके बाद जी अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है लियोविल्ले's थ्योरम। अब आप कहेंगे ये तो वही है जी, ये तो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन पढ़ के आए हुए हैं अब हम जरा डिफरेंट एस्पेक्ट से इसी को देखेंगे। ये जो हमारी डायरेक्ट कंडीशंस हमने पढ़ी थी, डायरेक्ट कंडीशंस क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट कंडीशंस जो आपने पढ़ी थी वो कुछ रिलेशनशिप्स थे बिटवीन न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड
बाय द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और वो था क्या कि अगर जी हमारे पास पी आई क्यू आई पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये नया सिस्टम हमारा कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स का पी आई क्यू आई बन गया। और ये जो है डायरेक्ट कंडीशंस वो इसे हमने निकाली थी, ठीक है। और वो ये थी कि पार्शियल कैपिटल क्यू आई बाय पार्शियल स्मॉल पी जे इक्वल टू माइनस पार्शियल स्मॉल क्यू आई स्मॉल क्यू जे ओवर पार्शियल कैपिटल पी आई, ठीक है। एक ये थी। दूसरी कंडीशन थी, अब मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ही लिख देती हूँ इस जगह पे, पार्शियल कैपिटल क्यू आई बाय पार्शियल स्मॉल क्यू जे इट इज इक्वल टू पार्शियल स्मॉल पी जे बाय पार्शियल कैपिटल पी आई। ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। इन दोनों को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कंडीशन है। और इसके बाद हमने इसकी एनालॉजीज भी आगे देखी थी कि वो डायरेक्ट कंडीशन जो चेंज होती हैं किस तरह से चेंज होती हैं, दूसरी एनालॉगस डायरेक्ट कंडीशंस क्या हैं। अच्छा जी, अब ये जो डायरेक्ट कंडीशंस हैं ये हमें लेवलिस थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करती हैं। वैसे LIOU होता है, यहाँ पे मैं U मिस कर गई हूँ, U यहाँ पे आना है, LIOU VILLE लेवली। अच्छा, लेवली थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट कंडीशन भी हमें हेल्प करती हैं। तो डायरेक्ट कंडीशन, ये लेवली थ्योरम क्या था, ये कहता है कि वॉल्यूम जो फेज स्पेस में है वो कंजर्व रहता है अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। लेवली थ्योरम फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है कि वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज कंजर्व्ड अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फेज स्पेस में वॉल्यूम जो होगा वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसको चेंज नहीं करती, नहीं चेंज करती। क्यों नहीं भाई चेंज करती? लेवली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज कंजर्व्ड अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेवलिस थ्योरम। अब हम लेवलिस थ्योरम को प्रूव करने लगे हैं फॉर द फेज स्पेस एंड फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस द वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज कंजर्व्ड अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा जी, हम कहते हैं कि Q जो है बोल्ड that is a set of n coordinates and small p bold is set of momentas, ठीक है जी। इसी तरह कैपिटल Q बोल्ड जो है इट इज द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2 and so on Qn, and capital P bold is the set of transformed momentas P1, P2 and Pn which are transformed under the canonical transformation. Then according to Leibniz theorem integral Qp dp equal to integral dq dp। पहला Q और पहला P स्मॉल में है, दूसरा Q और दूसरा P ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है जी। ये लेवलिस थ्योरम है। अच्छा, अगर आप कैलकुलस के लिहाज से जाएं तो जी जो इंटीग्रल है, पहला इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड, बल्कि ऐसे करते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं, हाँ राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, वो इंटीग्रल जे डी क्यू डी पी के बराबर है। ये कैलकुलस में आपको मिलेगा, ठीक है, ये कैलकुलस का थ्योरम। अच्छा जी, वेयर जे इज द जैकोबियन। अब जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैकोबियन जो है वो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स का, जिसको हम कैसे लिखते हैं, जे इक्वल टू पार्शियल कैपिटल क्यू पी ओवर पार्शियल स्मॉल क्यू पी। और ये किसके बराबर है ये मैं आगे लिख देती हूँ, अगर आप कैलकुलस में देखो तो आपको वहां से मिल भी जाएगा। पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू
partial capital Q by partial small p, partial capital P by partial small q, partial capital P by partial small p। ठीक है, इसके बराबर भी है यहाँ, फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल स्मॉल q, पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल स्मॉल p, पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल q, पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल p। अब ये दोनों एनालॉगस फॉर्म्स हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये डिटर्मिनेंट ना होता तो ऐसा ना होता। डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब आप याद करो, डिटर्मिनेंट कहाँ पे पढ़ा था, मैट्रिक्स के साथ पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो है वो अरे होती है, एक अरेंजमेंट होता है कुछ वैल्यूज का। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ऑफ 3x3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 में लिख रही हूँ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स मैं लिखूंगी अभी, और वो अरेंजमेंट है 4 एक्सप्रेशंस का, ठीक है, या 4 टर्म्स का। अब डिपेंड करता है आप वहाँ पे रियल नंबर लिख रहे हो, आप वहाँ पे वेरिएबल्स दे रहे हो, टर्म्स दे रहे हो, एक्सप्रेशन दे रहे हो, अलजेब्राइक टर्म्स दे रहे हो, जो भी दे रहे हो। तो मैट्रिक एक स्पेशल अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा है कि जिसमें रोज बनती हैं, जिसमें कॉलम्स बनते हैं। मैं इसके कहती हूँ कि इसके जो हैं जो इसके अंदर वैल्यूज लिखी जाएंगी x11, इस वाली को x12 का नाम देती हूँ, इसको x21 कहती हूँ और इसको x22 कहती हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है किस किस्म का, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो xij वेयर I रिप्रेजेंट्स द रो, ith रो, ठीक है, और j जो है इट रिप्रेजेंट्स द jth कॉलम। रो क्या है, सीधी सीधी लाइन, कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स। अब I जो है वो 1 से लेके n तक वेरी कर सकता है, ठीक है, I, और J जो है वो 1 से लेके m तक वेरी करता है। लाजमी नहीं है कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर वो स्क्वायर ही हो। स्क्वायर कब होगा, जब n और m बराबर होंगे। जब n और m डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ये n और m, इनके ऊपर ये लाजिम है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही हों, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि कोई रियल नंबर बीच में आ जाए। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब ये मैट्रिक्स इज समथिंग डिफरेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को हम पहले जो पढ़ा करते थे एज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा करते थे। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये 2x2 का अगर मैट्रिक्स है तो 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, x11, x12, x21, x22। इसको आप दो इस तरह सीधी लाइनों में लिख देंगे और इसकी एक स्पेशल वैल्यू होगी। 2x2 के लिए हमने ये वैल्यू पढ़ी थी कि ये एक सिंगल रियल नंबर होगा, सिंगल टर्म होगी, सिंगल एक्सप्रेशन होगा और सिंगल रियल नंबर होगा स्पेसिफिकली। तो जैकोबियन क्या है, जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। अब पार्शियल डेरिवेटिव का यूजुअली तो हम ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं, ये जो मैंने पहली जैकोबियन की फॉर्म ली थी, या अगर हम ऑल्टरनेटिवली ये वाली फॉर्म भी लिख दें कि हम Q के डेरिवेटिव्स को इन 1 कॉलम लिख दें और P के डेरिवेटिव्स को इन अदर कॉलम लिख दें तब भी ठीक है। और अगर हम Q के डेरिवेटिव्स को इन 1 रो और P के डेरिवेटिव्स को इन अदर रो लिख दें तब भी ठीक है। तो जैकोबियन ये होता है। उसके बाद ये एक्सप्लॉइटिंग द डेवियन प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस यील्ड दिस। अच्छा जी, अब वो कहता है ये डेवियन प्रॉपर्टी ऑफ द जैकोबियन क्या है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है। अब इसके अंदर से रिपीटिंग वेरिएबल्स एलिमिनेट कर देंगे, यानी ये जो कैपिटल P और कैपिटल P है ऊपर वाला, इसको एलिमिनेट कर दें, नीचे वाला जो है उसमें से QQ को एलिमिनेट कर दें, तो आपके पास ये आ गया। एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्ट कंडीशन अबव यील्ड्स J इक्वल टू 1। अब डायरेक्ट कंडीशन जो है, अब ये तो था जैकोबियन लिखने का तरीका,
कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब अगर हम अप्लाई करें डायरेक्ट कंडीशंस को तो वहां से हमारे पास j इक्वल टू 1 आता है। अब j इक्वल टू 1 कैसे आता है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्रेस करती हूँ। ये जो आपका था वो पार्शियल क्यू पी बाय पार्शियल क्यू पी है। अब यहां से आप देखो ये किसके बराबर है, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल पी बाय पार्शियल पी के डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल पी बाय पार्शियल पी माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल पी, पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल क्यू। ये आ गया, ठीक है। ये सारा वो लिस्ट के मुतालिक आ रहा है, जो पूरी लिस्ट है उसके मुतालिक। क्यू इज अ लिस्ट एंड स्मॉल क्यू इज ऑल्सो लिस्ट। अच्छा, जब ये इसके बराबर आ गया, अब हम क्या देखते हैं कि ये ओवरऑल किसके बराबर हुआ। अब आपको डायरेक्ट कंडीशंस याद करें। अब आप जरा डायरेक्ट कंडीशंस की तरफ आए, क्या थी, पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल स्मॉल पी एन इक्वल टू माइनस पार्शियल स्मॉल क्यू एन ओवर पार्शियल पी एम, और दूसरी जो थी पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल क्यू एन इक्वल टू पार्शियल पी एन बाय पार्शियल कैपिटल पी एम, ये थी, ठीक है। अब यहां से देखें और इन कंडीशंस को अप्लाई करें। क्यू भी लिस्ट है, पी भी लिस्ट है, लिस्ट के हर मेंबर पे सेम चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल क्यू एन की बजाय आप यहां पे लिख सकते हो पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी, ठीक है। और यहां पे पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल स्मॉल पी आ जाएगा, माइनस, चलें अगर हम इसको समेशन में लिख लें, समेशन में तो खैर हम नहीं लिख सकते, बहरहाल ये अलग-अलग क्यू और पी ही होंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को, इस वाली को पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी एज इट इज, और यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू की तो वैल्यू नहीं है, इसकी है, इसकी बजाय मुझे पुट करना पड़ेगा माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी, पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, which is equals to partial pi by partial pj minus plus partial qi by partial pi by partial pj, ठीक है। और ये जब आप सम करोगे तो आपके पास सम ये किसके बराबर होगा, इसको अगर हम फिर दोबारा से करें तो ये पार्शियल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल स्मॉल पी प्लस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल क्यू आ गया, विच इज इन फैक्ट पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी, विच इज इक्वल्स टू 1। दस दिस जैकोबियन इज इक्वल टू 1। हमने अब किया क्या है, ये जरा डिटेल में देख लें। जो डिटेल मैंने देनी थी वो ये देनी थी कि जैकोबियन जो आपका है वो पार्शियल क्यू पी बाय पार्शियल क्यू पी है, वेयर q is the list of coordinates, जो मैंने आपको पहले बताया i varies from 1 to n, p is the list of coordinates, small q is the list of coordinates, small p is the list of coordinates। अब हम लिखते हैं पार्शियल q बाय पार्शियल स्मॉल q किसके बराबर है। अब आपके पास ये आ जाएगा जब आप लिखते हो कि जी पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू किसके बराबर आ गया, पार्शियल q1 q2 एंड सो ऑन qn विद पार्शियल स्मॉल q1 स्मॉल q2 एंड सो ऑन स्मॉल qn, ठीक है। इस टाइप का ही होगा ना। और जब आप इस लिस्ट को खोलोगे तो एक एक एलिमेंट आपका आ जाएगा, यानी ये बताते हैं खुद एक मैट्रिक्स आपका बन जाएगा इस टाइप का। और उसके बाद जी नेक्स्ट चीज को देखें कि पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी क्या होगा। पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी भी इसी तरह की एक लिस्ट आएगी, पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू भी एक लिस्ट है, और पार्शियल पी बाय पार्शियल पी भी एक लिस्ट है, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैकोबियन इनका लेंगे, जैकोबियन लेने का मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई किया,
इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू इंटू पार्शियल पी बाय पार्शियल पी माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी इंटू पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कंडीशन ये अप्लाई करनी, डायरेक्ट कंडीशन से इनकी वैल्यूज ले ली, वैल्यूज ले ली। जब वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो मेरे पास ये चीज आ गई आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, और ये जब आ गया तो मैंने क्या देखा कि ये क्या है, ये तो पार्शियल पी में पार्शियल पी है, वेयर पी इज बोल्ड, ठीक है ना, और इनफैक्ट ये 1 आएगा। Thus this Jacobian is equals to 1, और अगर ये Jacobian 1 है, सॉरी, अगर ये Jacobian 1 है, if this J is 1, then लेवलिस थ्योरम क्या कहता है कि D कैपिटल P D कैपिटल Q इक्वल टू इंटीग्रल J dP dQ, which is equals to integral dP dQ, and hence the theorem is proved, क्योंकि आपका J1 निकला है। अब जी अब दोबारा आ जाए लेवलिस थ्योरम पे। था क्या कि वॉल्यूम इन फेस स्पेस इज कंजर्व्ड अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपकी स्टेटमेंट थी, ये वाली, दिस वाज योर स्टेटमेंट। प्रूफ करने के लिए हमने पहले क्या किया, हमने कैलकुलस का थ्योरम लिया, कैलकुलस का थ्योरम लिया, और सेकंड ये वाला इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल डी क्यू डी पी किसके बराबर है, इंटीग्रल जे डी क्यू डी पी के बराबर। और जैकोबियन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैकोबियन हमने लिया, जैकोबियन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके इसके ऊपर डायरेक्ट कंडीशंस लगाई, जैकोबियन को सॉल्व किया, डायरेक्ट कंडीशन लगाई, डायरेक्ट कंडीशन से जैकोबियन इक्वल टू 1 हो गया, और इसके साथ ही हमारा जो थ्योरम था लेवलिस थ्योरम वो प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस हो नहीं और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो, QP आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, पुरानी QP आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और जैकोबियन ऑफ द जैकोबियन पार्शियल कैपिटल QP बाय पार्शियल स्मॉल QP इक्वल टू 1 आ जाए तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो कैनोनिकल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया थर्ड मेथड to check that the transformations are canonical or not. This is the third method to check whether your transformations are canonical or not. अच्छा जी, solution यहाँ पे जी ये तो जल्दी से वो आ गई है एक अदद एग्जाम्पल। Prove by all the 3 methods that the following transformation is canonical. Q equal to P and P equal to minus Q. 3 आपने मेथड यूज करने हैं और प्रूव करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल है। सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड पहले अप्लाई करते हैं, कौन सा करें, ये जैकोबियन वाला कर लें। जे जो है आपका वो पार्शियल क्यू पी बाय पार्शियल स्मॉल पी है, ठीक है। पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी, पार्शियल पी बाय पार्शियल क्यू, पार्शियल पी बाय पार्शियल स्मॉल पी, ये आ गया आपका जैकोबियन। अब हमारे पास क्यू क्या है, पी के बराबर है, कैपिटल पी क्या है, माइनस क्यू के बराबर है। पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू 0 है, पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल पी 1 है, पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल स्मॉल क्यू -1 है, और पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल स्मॉल पी +1 है। हमारे पास जैकोबियन के अंदर जब हम वैल्यूज डालेंगे क्या आ जाएगा, 0 1 और -1 और 0 विच इज 0 माइनस -1 विच इज 0 + 1 विच इज 1। सो जैकोबियन जो है वो आपका 1 आ गया, which shows that transformations in this transformation is canonical। अच्छा, अब याद करो दूसरा मेथड आपका क्या था। यही काम करने के लिए हमने पहले 2 मेथड यूज किए थे और अब हमने तीसरा मेथड तो अब आगे पढ़ा है ना। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड हमारा था
अब मैं वही कर रही हूँ और पहले मेथड को मैं बतौर तीसरा मेथड करूँगी। मेथड 2, पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा लिख लूँ, Q इक्वल टू स्मॉल p एंड P इक्वल टू स्मॉल माइनस Q। अच्छा, सेकंड मेथड हमारा क्या था, समेशन P I डी क्यू आई माइनस समेशन कैपिटल P I डी क्यू आई कैपिटल Q I मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ही P है, एक ही Q है, एक ही कैपिटल P है और एक ही कैपिटल Q है, तो हमारा ये बन गया जी P डी क्यू माइनस कैपिटल P डी कैपिटल Q। और कैपिटल P आपका क्या था जी, P डी क्यू तो एज इट इज, कैपिटल P की बजाय आपका माइनस Q आ जाएगा, कैपिटल Q की बजाय आपका स्मॉल p आ जाएगा, दैट इज P डी क्यू प्लस Q डी पी विच इज इक्वल्स टू डी पी क्यू। ठीक है, मैं सही लिख रही हूँ, डी पी क्यू किसके बराबर आता है, डी पी इंटू क्यू प्लस पी टाइम्स डी क्यू। सही है जी, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। Thus, the transformation is canonical। और अब आते हैं थर्ड मेथड की तरफ। ठीक है जी, मेथड 3, वो लंबा वाला मेथड। लंबा वाला मेथड जो था उसके अंदर क्या था कि हमें क्या पता है कि P डॉट माइनस पार्शल H बाय पार्शल Q होता है और Q डॉट हमारे पास पार्शल H बाय पार्शल P होता है, और हमें ये पता है कि जी नए कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैमिल्टोनियन जो है उसको मैं K का नाम दे देती हूँ, तो कैपिटल P डॉट माइनस पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल Q होगा और कैपिटल Q डॉट पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P होगा। ठीक है जी, अब जी हम आते हैं इसकी तरफ जी, ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ, कि अब यहाँ पे हमारे पास P डॉट क्या है, स्मॉल p डॉट पार्शल स्मॉल p बाय पार्शल कैपिटल Q इंटू Q डॉट है, और इसी तरह स्मॉल q डॉट आपके पास पार्शल स्मॉल q बाय पार्शल कैपिटल P इंटू P डॉट आ जाएगा। और जी अब पुराना हैमिल्टोनियन अगर उसको नए हैमिल्टोनियन की फॉर्म में देखें तो आपके पास आ जाएगा पार्शल H बाय पार्शल Q, पुराने की इक्वेशन ना, पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P पार्शल कैपिटल P बाय पार्शल Q प्लस पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल Q पार्शल कैपिटल Q बाय पार्शल स्मॉल q। तो अब ये किसके बराबर है, पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P पार्शल कैपिटल P बाय पार्शल Q -1 के बराबर है, प्लस पार्शल K बाय पार्शल Q एज इट इज रहेगा, पार्शल कैपिटल Q बाय पार्शल स्मॉल q 0 के बराबर है, जो कि माइनस पार्शल कैपिटल K बाय पार्शल P के बराबर है। ये पार्शल H बाय पार्शल Q इज इक्वल टू पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P। इसी तरह जी पार्शल H बाय पार्शल P हम लेते हैं, तो पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P पार्शल कैपिटल P बाय पार्शल स्मॉल p प्लस पार्शल K बाय पार्शल Q पार्शल कैपिटल Q बाय पार्शल स्मॉल p। इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल P इंटू 0 प्लस पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल Q इंटू 1 आ जाएगा। तो पार्शल H बाय पार्शल स्मॉल p इक्वल टू पार्शल K बाय पार्शल कैपिटल Q इसके बराबर आ गया। बट, इतना बड़ा बट, P डॉट आपका किसके बराबर है, पार्शल P बाय पार्शल Q डॉट के। ठीक है, और यहां से अगर आप डायरेक्टली निकाल लो तो P डॉट किसके बराबर है, पार्शल P बाय पार्शल Q किसके बराबर है, 1 के बराबर है। P डॉट आपका Q डॉट के बराबर आ गया। क्यों, यहां से अगर देखो ना
Q इज स्मॉल p। अगर दोनों तरफ पार्शियल बाय पार्शियल Q अप्लाई करें, पार्शियल Q बाय पार्शियल Q इज पार्शियल p बाय पार्शियल Q, सो पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल Q इज 1। और इसी तरह जब दूसरी को अगर हम लें, दोनों साइड्स पे पार्शियल बाय पार्शियल p अप्लाई करें, तो पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल कैपिटल P इज माइनस पार्शियल स्मॉल q ओवर पार्शियल कैपिटल P। दिस implies that माइनस पार्शियल q बाय पार्शियल कैपिटल P इक्वल टू 1। ये आ गया। अच्छा जी, अब यहां से क्या आएगा थर्ड मेथड में कि P डॉट तो कैपिटल Q डॉट के बराबर है और Q डॉट किसके बराबर है, पार्शियल Q बाय पार्शियल P विच इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस P डॉट के बराबर है। अब ये वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करते हैं, पार्शियल H बाय पार्शियल Q माइनस P डॉट के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस पार्शियल K बाय पार्शियल कैपिटल P, पार्शियल H बाय पार्शियल Q की बजाय, और P डॉट की बजाय आपके पास क्या आएगा Q डॉट। सो पार्शियल कैपिटल K बाय पार्शियल कैपिटल P इक्वल टू माइनस Q डॉट, पहली हैमिल्टन इक्वेशन। उसके बाद जी जब दूसरी इक्वेशन हम लें Q डॉट इक्वल टू पार्शियल H बाय पार्शियल P, Q डॉट की बजाय इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस P डॉट, पार्शियल H बाय पार्शियल स्मॉल p की बजाय इसकी वैल्यू पुट करें पार्शियल K बाय पार्शियल Q, सो आर पार्शियल K बाय पार्शियल कैपिटल Q इक्वल टू माइनस P डॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। this one is minus sign and this one is equal to, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये प्लस Q डॉट। सो पार्शियल K बाय पार्शियल P इज इक्वल्स टू Q डॉट एंड पार्शियल K बाय पार्शियल Q इक्वल टू माइनस P डॉट, एंड सो द ट्रांसफॉर्मेशंस आर प्रूव टू बी कैनोनिकल। अब हम आते हैं एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन क्या होती है, चेंजेस, ठीक है ना, चेंजेस की कैलकुलस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इस तरफ आ जाते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट डील्स विद मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग फंक्शंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है, ये मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड है जो कि डील करती है मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग फंक्शनल्स को। फंक्शनल्स को या तो वो मैक्सिमाइज कर देती है या मिनिमाइज कर देती है, उसके साथ डील करती है कि जी एक चीज है, हम कहते हैं जैसे हमने उस वक्त भी पढ़ा था जब हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर्स पढ़े थे, उस वक्त भी हमने पढ़ा कि लेग्रांज मल्टीप्लायर्स हम यूज करके क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे चीजों को, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन उससे डील करती है। अब साथ में लिखा है फंक्शनल्स। फंक्शनल्स क्या होते हैं, फंक्शनल्स जो हैं ऐसे फंक्शंस हैं जो एक सेट ऑफ फंक्शंस को एक रियल नंबर में मैप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ये बैलून्स के अंदर सेट बना रही हूँ, ये एक सेट है, सेट A, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के फंक्शन हैं। पहला फंक्शन f1x है, दूसरा f2x है, n फंक्शन है fnx, और ये सेट है B, सेट ऑफ रियल नंबर्स, R में कह देती हूँ। फंक्शनल आपका होगा G कैसा है फंक्शन, G इस हर f को एक R अलॉट कर रहा है, f1 को R1 में मैप कर देता है, f2x को R2 में मैप कर देता है, fnx को Rn में मैप कर देता है, ठीक है। यानी हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक रियल नंबर डिनोट कर रहा है, हर फंक्शन को किससे रिलेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक रियल नंबर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है, एनालिसिस की फील्ड है, मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड है, ऐसी फील्ड है जो कि फंक्शनल्स को मैक्सिमाइज करने या फंक्शनल को मिनिमाइज करने से डील करती है, बताती है कि फंक्शनल को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, ठीक है जी। जो फंक्शनल्स हैं इनके बारे में थोड़े से लिखा है कि दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स। फंक्शनल्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरह पेश किए जाते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जो कि फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स के हैं।
What are functionals? They are definite integrals which involve functions and their derivatives. अब इंटरेस्ट के लिए हमारे लिए क्या है? द इंटरेस्ट इज इन एक्सट्रीमल फंक्शंस दैट मेक द फंक्शनल अटेन अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. किस फंक्शनल के ज़ाहिर कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, तो उसके अंदर एक्सट्रीमल फंक्शंस होते हैं. जो हमारे इंटरेस्ट की बात है वो क्या है? एक्सट्रीमल फंक्शंस, कि जिसमें फंक्शनल या तो सबसे ज़्यादा वैल्यू लेगा या सबसे कम वैल्यू लेगा. या स्टेशनरी फंक्शंस, फिक्स्ड फंक्शंस, स्टेशनरी, फिक्स्ड इन टाइम. Those where the rate of change of the functional is zero. स्टेशनरी होता ही फिक्स इन टाइम है, टाइम उसका फिक्स है, ये 4 सेकंड पे ये फंक्शनल होगा, एग्जिस्ट करेगा. तो इसका मतलब है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शनल जी अगर हम लें तो वो उस सूरत में 0 होगा. उस वक्त हम कहते हैं कि ये जी स्टेशनरी फंक्शनल है. ठीक है, तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है क्या? मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड है, और ये ऐसी फील्ड है जो कि मैक्सिमाइज करती है फंक्शनल्स को या मिनिमाइज करती है. क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के फंक्शनल वही हैं कि या तो जो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, या फिर स्टेशनरी फंक्शन हो. स्टेशनरी फंक्शनल कौन से होते हैं? जिसमें रेट ऑफ फंक्शनल जो है वो 0 हो जाए, वो स्टेशनरी फंक्शनल होगी. या तो एक्सट्रीमल फंक्शनल हमारे इंटरेस्ट के हैं या स्टेशनरी फंक्शंस हमारे इंटरेस्ट के हैं, उसमें और कोई नहीं. A simple example of such a problem is to find the curve of shortest length connecting between two points. सबसे सिंपल एग्जांपल है इस किस्म के प्रॉब्लम की क्या है कि जी कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करें. अब जी मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे 2 पॉइंट्स. ठीक है, एक मैं कहती हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. या ये समझे ये ए का घर है, ये बी का घर है. ए के घर से बी के घर तक जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? ये भी हो सकता है कि ये ऐसे टहलता टहलता जाया जाए. ठीक है, एक कर्व, एक पाथ बन गया. ये भी हो सकता है कि ये इधर से जाना पसंद करे. ये भी हो सकता है कि ये ऐसे करके स्क्वायर वाला एक वे इख्तियार करे. ये भी हो सकता है कि ये वाला वे इख्तियार कर ले. ये भी हो सकता है कि ये ऐसे कर्व सा एक बन जाए और उसके ऊपर चल ले. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता हुआ ए से बी तक पहुंच जाए. ठीक, ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज. कि जी ये भी हो सकता है ये सीधा सीधा जी ए से बी तक स्ट्रेट लाइन तक पहुंच जाए. ये भी हो सकता है कि ये कर्व 1 C1 इख्तियार करे, C2 इख्तियार करे, C3 इख्तियार करे, C4 इख्तियार करे, C5 इख्तियार करे, और C6 स्ट्रेट लाइन है उसे इख्तियार करे. अब इसमें आपको कहा जाए अच्छा जी फाइंड आउट करो कि शॉर्टेस्ट लेंथ कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स क्या होगी. ऐसा कर्व जिसकी शॉर्टेस्ट लेंथ हो, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही होगी और तो कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, अब ये हो सकता है कि जी आपको कहा जाए कि ये एक स्फीयर है. ठीक है, और इसके ऊपर ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है, और अब इस स्फीयर के ऊपर ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ट्राई करो. हमने कंस्ट्रेंट कर दिया इसको. तो अब ए और बी के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट जो होगा डिस्टेंस, वो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, वो एक कर्व होगा. ठीक है, अब इस किस्म की पॉसिबिलिटीज के जी स्फीयर हो या कोई और चीज हो, हमने कंस्ट्रेंट कर दिया कि ये जी सरफेस ऑफ द स्पेस के ऊपर ये कर्व लाई कर रहा है. तो इस किस्म के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं जियोडेसिक्स. और मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर जियोडेसिक्स सॉल्व करने की इक्वेशंस भी हैं और इससे रिलेटेड और बातें भी हैं. वो हो सकता है आप अभी साथ ही पढ़ लें या आगे पढ़ें, लेकिन बहरहाल ये आपके एमएससी के कोर्स में जियोडेसिक्स भी हैं. और उसके अंदर क्या है कि जी कोई एक सरफेस है, लेट अस से जी ऐसा ऐसा सरफेस है, ये एक सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर ये पॉइंट ए है, कोई भी ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनको मिलाने के लिए जी कर्व जो है शॉर्टेस्ट कर्व फाइंड आउट करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व फाइंड आउट करें. जो हो तो लाए तो इस सरफेस के ऊपर ही करें और इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दे, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को आपस में मिलाए, और दैट मस्ट लाई ऑन द सरफेस. तो ऐसा प्रॉब्लम जो है उसके जाहिर है सोल्यूशन जो है वो ये भी हो सकता है कि
सोल्यूशन ना हो या सोल्यूशन बहुत सारे एग्जिस्ट करें। बहरहाल इस किस्म के सोल्यूशंस को हम कहते हैं जियोडेसिक्स, कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो हमें देता है, दैट इज ए जियोडेसिक। व्हाट इज ए जियोडेसिक? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लेन के ऊपर है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, अगर स्फीयर पे है तो कर्व कहते हैं, किसी और जगह पे भी हो सकता है, उसके मुताबिक बन जाएगा। तो जियोडेसिक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है वो जियोडेसिक्स में हो सकती है। इसी तरह फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फर्मेट प्रिंसिपल की तरफ से एक रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड है। लाइट फॉलोज द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट ऑप्टिकल लेंथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स वेयर द ऑप्टिकल लेंथ डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द मीडियम। ये लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है तो वो शॉर्टेस्ट ऑप्टिकल लेंथ लेती है दो पॉइंट्स के दरमियान, सबसे छोटा नज़र से रिलेटेड जो भी लेंथ है, और ये जो ऑप्टिकल लेंथ है ये मटेरियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। अब इससे आगे हम आ जाते हैं जी, और भी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर जिसमें फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होते हैं। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या मल्टीवेरिएट कैलकुलस से डील कर रहे हैं। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आप याद करें होता क्या था कि एक फंक्शन होता था जो उस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होता था, और जाहिर है जब इस किस्म के फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल जेड, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल जेड स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल जेड पार्शियल एक्स, इस किस्म के, और इससे भी आगे कितने कितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स यूज हो जाते हैं। अगर ये सेवरल वेरिएबल्स यूज होते हैं तो जाहिर है इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी यूज होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर लैप्लास इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है डर्कले प्रिंसिपल को। ये भी आप उसमें पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में ही आते हैं। प्लेट्यूज प्रॉब्लम है जो कि रिक्वायर करता है कि आप सरफेस ऑफ मिनिमल एरिया फाइंड आउट करो जो कि एक गिवन कंटूर के ऊपर है। गिवन कंटूर क्या है? इसमें एक खास लाइन बनी हुई है, एक खास वो सरफेस बना हुआ है, उसके ऊपर आपने एक सरफेस लेना है और आपने मिनिमम एरिया का वो सरफेस लेना है। और इसी तरह एक सोल्यूशन जो है वो ऐसे इस किस्म का जो प्लेट्यूज प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि a solution can often be found by dipping a frame in a solution of soap suds। आप सोप सड्स के अंदर एक फ्रेम को डिप कर दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना का एरिया है कि जो सोप सड्स हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, और वहाँ से आप निकाल सकते हो कि जी प्लेट्यूज प्रॉब्लम है इस टाइप का तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल है जिसको आगे हम यूज भी करेंगे। A variational principle or action principle is a scientific principle that is used within the calculus of variations। एक ऐसा principle है, scientific principle है जो कि calculus of variations में use होता है। उसको क्या कहते हैं? वेरिएशनल प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल है क्या? एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में यूज होता है। विच डेवलप्स जनरल मेथड्स फॉर फाइंडिंग फंक्शंस। उससे होता क्या है कि फंक्शंस को ढूंढने के जनरल मेथड्स हमें बताता है, और कैसे फंक्शंस के जो कि मिनिमाइज कर दें या मैक्सिमाइज कर दें वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज को जो कि उन फंक्शंस पे डिपेंड करती हैं। यानी कि कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ऐसे फंक्शंस ढूंढने हैं कि उन फंक्शंस पे कुछ क्वांटिटीज डिपेंडेंट हैं, वो जो क्वांटिटीज हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए उनकी वैल्यू। ठीक है, और ऐसे फंक्शन ढूंढने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है जो कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज होता है। ठीक है, और होता क्या है कि फंक्शंस हैं कुछ,
वो हमने ढूंढने होते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल से। फंक्शन किस किस्म के हैं कि फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, वो क्वांटिटीज जो हैं वो या तो मैक्सिमाइज हो जाएं या मिनिमाइज हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन आंसर करना हो, क्वेश्चन क्या है, वट इज द शेप ऑफ ए चेन सस्पेंडेड एट बोथ एंड्स। एक चेन है जिसको आप दोनों तरफ से लटका देते हो, उसकी क्या शेप होगी। उसके लिए हम वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं कि जी शेप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और कौन सा फंक्शन होगा जो इसको डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जी ग्रेविटी तो उसके ऊपर हर सूरत एक्ट करेगी ना, तो शेप को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है वो हम वेरिएशनल प्रिंसिपल से देखेंगे। ये देखें ना, चेन कैसी होगी, ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसके दरमियान एक चेन लटक रही है, जाहिर है इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी से ये नीचे की तरफ होगी, ऐसे इसकी राउंड शेप आएगी फिगर। लेकिन इस शेप को मिनिमाइज कैसे करना है, कम से कम कैसे ये शेप आए, ये आपको वेरिएशनल और प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल बताएगा। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसकी ऐसी शेप डिटरमिन करे जो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंडर मिनिमम हो, ठीक है ना। द डेरिवेशन ऑफ Lagrange इक्वेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अबाउट द स्टेट। अब जब हमने Lagrange इक्वेशन स्टार्ट की थी, पढ़ी थी, उनको डिराइव भी किया था। तो उसमें क्या कंसिडर किया था हमने, इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ द सिस्टम कंसिडर की थी, यानी बिल्कुल शुरू की स्टेट ऑफ सिस्टम एट द सेम टाइम, और स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है। दैट इज फ्रॉम ए डिफरेंशियल प्रिंसिपल सच दैट डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमने तय क्या किया था, हमने स्टार्ट जब Lagrange इक्वेशन का लिया था, कहाँ से लिया था, हमने एक डिफरेंशियल प्रिंसिपल लिया था जो डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल था, ठीक है जी। अब उस वक्त हमने क्या किया था, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल लिया था, इंस्टेंटेनियस स्टेट ली थी, स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स ली थी, वहां से हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स अप्लाई किए थे, जनरलाइज्ड मोमेंटम निकाले थे, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज देखी थी, जिसके ऊपर Lagrangian जो है वो डिपेंडेंट होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड वेलोसिटीज पे। फिर हमने जनरलाइज्ड मोमेंटम्स देखे, जनरलाइज्ड फोर्सेस देखी, और वहां से हमने Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। अब इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये जो Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वेरिएशनल प्रिंसिपल से निकाली जाए। और इसके अंदर क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस स्टेट नहीं हमें चाहिए, ठीक है, यानी एट द सेम टाइम नहीं चाहिए। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू obtain Lagrange इक्वेशन फ्रॉम ए प्रिंसिपल विच कंसिडर्स द एंटायर मोशन ऑफ द सिस्टम। ये पॉसिबिलिटी है कि Lagrange इक्वेशन एक ऐसे प्रिंसिपल से निकालें जो एंटायर मोशन ऑफ द सिस्टम बिटवीन टू टाइम्स T1 एंड T0, इन दोनों T0 और T1 दो टाइम्स हैं, उनके दरमियान जो भी मोशन हो रही है उस सारी को कंसिडर करें और वहां से Lagrange इक्वेशन निकालें। A principle of the entire motion from the actual motion takes place is called the integral principle or Hamiltonian principle। और ऐसा प्रिंसिपल जो कि जिसमें सारी की सारी मोशन फ्रॉम द एक्चुअल मोशन, एंटायर मोशन जो हो रही हो, सारी की सारी मोशन हो रही हो, जो कि सारी की सारी मोशन डायनेमिकल सिस्टम में हो रही है, उसको कंसिडर करें, सारी की सारी ले ले, तो उसको हम इंटीग्रल प्रिंसिपल या हैमिल्टन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है जी। अब हम Lagrange इक्वेशन आगे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन इंटीग्रल, और इस किस्म की इक्वेशंस को हम कहते हैं जी ये आयलर-Lagrange इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, आयलर-Lagrange इक्वेशन। आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने जैकोबियन के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि जी जैकोबियन क्या होता है, और जी जैकोबियन के लिहाज से हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का देख लिया कि जी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हों और उससे पुराने कोऑर्डिनेट्स QI PI थे या स्मॉल q स्मॉल p थे, उससे नए कोऑर्डिनेट्स बने कैपिटल QI कैपिटल PI या कैपिटल Q कैपिटल P बन गए हैं नए कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जैकोबियन ऑफ पार्शियल QP कैपिटल Q कैपिटल P
over partial small q small p that must be equal to 1। और ये हमने कहाँ से किया, ये हमने लेवलिस प्रिंसिपल प्रूफ करते हुए ये निकाला कहाँ से कि हमने लेवलिस थ्योरम क्या कहता था, ये कहता था कि जो वॉल्यूम है फेज स्पेस में वो कंजर्व्ड होता है। यानी कि अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले वॉल्यूम क्या था, इंटीग्रल डीपी डी क्यू। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वॉल्यूम क्या है, इंटीग्रल डी कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू। लेवलिस प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं ये बराबर होते हैं। इंटीग्रल डी स्मॉल पी डी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल डी कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू। हमने यहाँ से जब देखा ये कैलकुलस में क्या होता है कि अगर आप डी पी डी क्यू लो, स्मॉल डी पी स्मॉल डी क्यू, तो वो बराबर है जे टाइम्स कैपिटल डी पी कैपिटल डी क्यू के, यानी इसके बराबर है। तो अब आप आगे चलो तो इंटीग्रल अप्लाई करो, तो इंटीग्रल डी स्मॉल क्यू इक्वल टू इंटीग्रल जे डी कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू होता है, इसके बराबर होता है। अब ये जो जैकोबियन है ये किसके बराबर है, ये पार्शियल कैपिटल क्यू कैपिटल पी ओवर पार्शियल स्मॉल क्यू स्मॉल पी के बराबर है। जब आप इसको खोलते हो तो आपके पास 4 इसके अंदर क्वांटिटीज आ जाती हैं। जब आप ये डिटर्मिनेंट लेते हो और इसको खोलते हो, सिंप्लीफाई करते हो और उसके बाद फिर डायरेक्ट इक्वेशंस पुट करते हो, तो वहां से आपके पास जैकोबियन की वैल्यू 1 आ जाती है। इसका मतलब ये कि वो पूरा का पूरा जैकोबियन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, वो हमने किया। वहां से हमने ये देखा कि अगर तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैनोनिकल हैं तो इस सूरत में जैकोबियन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए जी थोड़ा सा ये वेरिएशनल कैलकुलस के, उसके बाद हम उसकी एग्जांपल के बारे में आए थे, है ना, एग्जांपल की तरफ आ गए थे। एग्जांपल हमने 3 तरीकों से की। हमने कहा जी ये एग्जांपल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हमने फर्स्ट मेथड में यही जैकोबियन अप्लाई किया, देखा उसका जैकोबियन 1 आता था, तो ये कैनोनिकल है। सेकंड में हमने समेशन पी आई डी क्यू आई माइनस समेशन कैपिटल पी आई डी कैपिटल क्यू आई देखा और वहां से हमने निकाला कि ये टोटल डिफरेंशियल आ जाता है, तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है। थर्ड में हमने वही लंबा वाला तरीका अप्लाई किया हैमिल्टन इक्वेशन का कि अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, हमने पहली हैमिल्टन इक्वेशन देखी, उसमें वैल्यूज पुट की और वहां से हमने निकाला कि जो दूसरी नई हैमिल्टन इक्वेशन है वो बन गई और इससे हमने अंदाजा लगाया कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। उसके बाद हम आ गए थे जी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के मुतालिक। ठीक है, हम वेरिएशनल कैलकुलस के मुतालिक के बारे में बात करने लग गए कि होती क्या है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, कि जी एक ऐसी स्पेशल पार्ट है कैलकुलस का जो कि एनालाइज करता है और एनालिसिस कैसे करता है कि वो या तो मैक्सिमा दे देता है हमें या मिनिमा दे देता है फंक्शनल्स का। ठीक है, यानी फंक्शनल की हम उसके अंदर इंटरेस्टेड किस में होते हैं कि जी फंक्शनल की या तो मैक्सिमम वैल्यू में मिल जाए या मिनिमम मिल जाए, या फिर तीसरा ये कि हम स्टेशनरी फंक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं। स्टेशनरी फंक्शंस कौन से होते हैं कि जिनका टाइम डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बाद हम नेक्स्ट जो आते हैं वो हम आ गए हैं एक्शन प्रिंसिपल की तरफ, कि उसके बाद एक एक्शन प्रिंसिपल भी होता है और वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है फंक्शनल्स को। ठीक है, और या फिर ये कि वो हमें ऐसे फंक्शंस निकाल के देता है कि जिस पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज होती हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं या मिनिमाइज हो जाएं। तो इसके साथ ही फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि आयलर लेग्रांज इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और वो जो आयलर लेग्रांज इक्वेशन हम निकालेंगे वो इसी एक्शन प्रिंसिपल की हेल्प से निकालेंगे। थैंक यू।